हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है। अभी ये दो फोटो बहुत सर्कुलेट हो रही है ना, आप लोगों ने देखी होंगी। अपने नरेंद्र मोदी साहब जो हैं अभी यूक्रेन के विजिट पे हैं और ये फोटो का बहुत रेलिवेंस है। कैसे है बताते हैं। ये जो फोटो है ना, ये दो फोटो से पूरा वेस्ट में तो पूरा हल्ला हो गया है। बेसिकली अगर बात करें कि एक कंट्री, मतलब दो कंट्रीज वॉर में हैं और एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर दोनों कंट्रीज के लीडर्स से मिल रहे हैं। किस लिए? कि ताकि पीस स्टेबल किया जा सके ना। तो ये अपने आप में ही ये दो फोटो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि वॉर में जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं उनसे एक लीडर जाके मिलता है ना। तो बात करते हैं कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी यूक्रेन के विजिट पे है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंडिया और यूक्रेन में चैलेंजेस हैं, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है हमारे यूक्रेन के साथ, और इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मेंस में जैसे इस बार जो क्वेश्चन था, आईआर का जो क्वेश्चन था वो ग्लोबल साउथ से भी रिलेटेड था, तो उससे भी अपन लोग इसको कनेक्ट करेंगे थोड़ा सा। तो देखते हैं कि जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी यूक्रेन के विजिट पे हैं वो उन एरियाज में भी या फिर वो जो वॉर इफेक्टेड एरियाज हैं वहां पे भी गए। ओके, उन्होंने दुख जाहिर किया कि हां किस तरीके से वॉर जो है केओस क्रिएट कर सकता है सोसाइटी में और एक कंट्री को बहुत पीछे ले जा सकता है। तो ये एक हिस्टोरिक विजिट है इंडिया का। जैसे अगर बात करें जब यूएसएसआर जो था जब स्प्लिट हुआ तो यूक्रेन बना 1992 में, उसके बाद से ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फर्स्ट विजिट है यूक्रेन का। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन में जा रहे हैं और वहां पे जाके पीस स्टेबिलिटी की बात करते हैं। हम इंडिया यूक्रेन के रिलेशन से पहले एक बार थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं कि हमारा यूक्रेन के साथ क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सही है। तो हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ था और क्या बोलते हैं यूक्रेन एस्टेब्लिश हुआ था तो उसी के बाद डेवलप हो गए थे, लेकिन हमारा जो है वो लिमिटेड एंगेजमेंट रहा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है वो रशिया की तरफ बायस्ड रहे हैं। रशिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस रहे हैं पहले से ही, यूएसएसआर के टाइम से ही, है ना। तो हम कहीं ना कहीं इंक्लाइन हुए थे रशिया के साथ। तो यूक्रेन के साथ उतने अच्छे रिलेशंस हमारे एस्टेब्लिश नहीं हुए, लेकिन हाँ एक रेगुलर एंगेजमेंट बना रहता था, रेगुलर टॉक्स बने रहते थे। हमने अपनी एम्बेसी को भी सेटअप किया। हम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री थे जिन्होंने क्या हुआ था कि यूक्रेन को जो है वो रिकॉग्नाइज किया था एज ए स्टेट या एज ए कंट्री। हमारे बायलैटरल ट्रेड्स भी थे उनके साथ। लेकिन अभी जैसे रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके कारण जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं उनमें डिक्लाइन आया है, तो वो सब भी बात करेंगे। तो हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा कि यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके बाद यूक्रेन बनता है, हमारे रिलेशन सेटअप होते हैं, हम लोग अपनी एम्बेसी वहां पे सेटअप करते हैं और एंगेजमेंट्स होते हैं। ओके, अब एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से किन किन एरियाज में किन किन सेक्टर्स में हमारा कोऑपरेशन है यूक्रेन के साथ। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको अगर जब एरियाज देखने हो कोऑपरेशन के तो आप ब्रेक कर लिया करो अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी। अगर जब ब्रेक करोगे तो आपको इजी हो जाएगा कि हाँ किस किस सेक्टर्स में कोई दो कंट्री आपस में पार्टिसिपेट करती हैं या कोऑपरेट करती हैं। सबसे पहली चीज की अगर बात करें तो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। जो यूएसएसआर था उन्होंने 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर था तो उन्होंने सपोर्ट किया था, जब यूक्रेन जो है यूएसएसआर का ही पार्ट था उस टाइम पे, तो सपोर्ट किया था इंडिया को। फिर अगर बात करें तो हमारे जो हाई लेवल इंटरेक्शंस जो हैं वो भी रहते हैं, रेगुलर टॉक्स होती हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी या जो अदर मिनिस्टर्स है काउंटर पार्ट हैं डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी भी टॉक होती रहती है। तो जियोपॉलिटिकली हमारा इंटरेक्शन उनके साथ रहा है। दूसरा सेक्टर अगर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में देखोगे कि यूक्रेन जो है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी का सोर्स है। जैसे वो R-27 मिसाइल्स इंडिया को देता है जो कि हम लोगों ने सुखोई 30 पे इंपोर्ट कर रखी है। तो डिफेंस में भी हमारा कोऑपरेशन है, मिसाइल्स हम लोग वहां से लेते हैं। फिर डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है। जैसे क्या कि मोटर जो होते हैं, मोटर मिसाइल्स होती हैं, वो भी यूक्रेन ने अभी वॉर के टाइम पे इंडिया से मांगी थी। ओके, इकोनॉमिक की अगर बात करें तो 2020 का ऐसा टाइम था जो हमारा जो बायलैटरल ट्रेड था वो $3.3 बिलियन तक पहुंच गया था। तो दैट वाज द हाईएस्ट एट दैट टाइम कि हाँ हम लोग यूक्रेन के साथ किस तरीके से एंगेज हो रहे हैं। इकोनॉमिक टाइज हमारे इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे
कि हमारा ट्रेड इस लेवल पे पहुंच गया था। और ट्रेड जो है हम लोग किस चीज में करते हैं, आप देखोगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स है, मशीनरी है, तो इन चीजों में हमारा एक्सपोर्ट है या इकोनॉमिक ट्रेड है उनके साथ, है यूक्रेन के साथ। फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की अगर बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे हम इंडिया ने बहुत सारा एड उन लोगों को दिया है। हम लोगों ने जैसे मेडिकल किट्स पहुंचा दिए, ओके, मेडिकल किट्स हो गए, टेंट्स हो गए, ओके, तो इस तरीके से इंडिया ने बहुत ज्यादा हेल्प की है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उन्होंने 8 मिलियन तक डोनेट किया है, आप देखोगे। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रहे हैं रिलेशंस, हम लोग उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज में। जियोपॉलिटिकल हमें पता चल गया, डिफेंस देख लिया, इकोनॉमिक देख लिया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देख लिया। अब जब आप मेंस में अगर इस तरीके के पॉइंट बना के लिखोगे तो आपके पास हर पॉइंट में एग्जांपल होने चाहिए। आप जैसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट लिखोगे वहां पे तो आप एग्जांपल बताओगे कि किस तरीके से फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने 8 मिलियन डोनेट किया, या फिर हम लोगों ने किस तरीके से मेडिकल किट्स हैं, टेंट्स हैं, ये सप्लाई किए, उनको डोनेट किए। आप इकोनॉमिक में बात करोगे तो आप बताओगे कि 2020 में जो था हमारा 3.3 बिलियन ट्रेड था, डॉलर ट्रेड था, तो इस लेवल तक पहुंच गया था हमारा ट्रेड, ओके। आप डिफेंस की बात करोगे तो R27 का एग्जांपल दोगे वहां पे आप। तो ऐसे हर पॉइंट के साथ आपको अपने आंसर में वैल्यू एडिशन करना होता है। तो ये हम लोग देख रहे थे, ओके। आगे देख लेते हैं हम और भी कुछ एरिया, जैसे डायस्पोरा की बात करें, आप लोगों को अगर याद हो तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, है ना, ऑपरेशन गंगा। ये भी प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन गंगा किस चीज से रिलेटेड था। अब ऑपरेशन गंगा की अगर बात करें तो हमारा जो है यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स थे, डायस्पोरा मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज्यादा मतलब वहां पे पढ़ने के लिए जाते हैं, एमबीबीएस के लिए जाते हैं, या फिर जो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं वो लोग जाते हैं वहां पे पढ़ते हैं। लेकिन अभी जैसे वॉर हुआ तो वॉर के बाद से मतलब उन लोगों को निकालना था वहां से, तो इंडिया ने क्या किया था कि ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था वहां पे, ओके। वहां पे अगर बात करें तो कल्चरल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे वहां पे एक इंडिया क्लब नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो जैसे महात्मा गांधी जी की जयंती है वो सेलिब्रेट करनी हो, दिवाली सेलिब्रेट करनी हो, या होली सेलिब्रेट करनी हो, तो इस तरीके के, या फिर योगा इवेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करना हो, योगा को प्रमोट करना हो, तो डायस्पोरा का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे ये पॉइंट भी लिख सकते हो, कल्चरल में भी लिख सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जो नाटू नाटू जो सॉन्ग है वो भी यूक्रेन में शूट हुआ था। तो इस तरीके के हमारे टाइज हैं, कल्चरल टाइज में आप ये एग्जांपल्स आप अपने आंसर्स में दोगे, ओके। इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन की अगर बात करें तो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें क्या है स्किल्स पे काम किया स्टूडेंट्स के, ओके, ताकि लोगों को स्किल्स प्रोवाइड किया जा सके, ओके। केंद्रीय हिंदी संस्थान वहां पे बनाया गया, जिसमें जो यूक्रेन के जो लोग हैं या यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके, हिंदी को एनहांस किया जा सके। ये हम लोगों ने एरियाज देख लिए। अब आपको पता चल गया कि किन किन एरियाज में हमारा कोऑपरेशन है यूक्रेन के साथ, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, चाहे वो कल्चरल में हो, डायस्पोरा हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो डिफेंस हो, ओके, चाहे फिर हमारा इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन हो अदर इंस्टीट्यूट्स पे। तो ये आप अपने आंसर में लिखोगे, ओके। आगे चलते हैं। हाँ, ये एग्जांपल्स भी आप अपने आंसर्स में दे सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हम लोगों ने देखा कि एरियाज देख लिए, अब बात कर लेते हैं कि इस विजिट का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए। भाई नरेंद्र मोदी जी गए, ऐसा तो है नहीं कि वैसे ही चले गए उठ के कि मन किया चलो घूम के आते हैं, कुछ ना कुछ तो रेलिवेंस होगा, कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। अगर मान लो आपसे 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए या 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी विजिट पे गए हैं यूक्रेन में, उसका क्या महत्व है या उसका क्या रेलिवेंस है इंडिया के लिए, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज अगर हम लोग देखें तो हमारा री एंगेजमेंट हो गया यूरोपियन सिक्योरिटी के साथ या सोसाइटी के साथ। मतलब हम लोग या हमारा जो कंट्री है वो यूरोप की जो कंट्रीज है उनके साथ दोबारा एंगेज हो रहे हैं। हमें अपना जो है वहां पे इंटरफेरेंस इंप्रूव करना है, वहां पे बढ़ाना है। क्यों? ताकि हम लोग इकोनॉमिक ट्रेड कर सके, हम लोग कल्चरल उनके साथ एंगेज हो सके। दूसरा कि इसका इंपैक्ट भी होगा यूक्रेन वॉर पे। आपने देखा कि जो इंडिया जो है वो पीस को हमेशा प्रमोट करता है। हमारा जो देश है वो बुद्धा का देश है, गांधी का देश है, तो हम लोगों ने हमेशा पीस को प्रमोट किया है। अब नरेंद्र मोदी जी ने यह बात भी है कि इसी से पहले, यूक्रेन जाने से पहले हमारा रशिया का भी विजिट रहा था, तो रशिया पे भी वैसे तो जो था रशिया के साथ हमारा जो रिलेशंस है उनको इंप्रूव करने के लिए वो विजिट था, बट कहीं ना कहीं ये बातें भी हैं कि हाँ किस तरीके से पीस डेवलप किया जा सके। नरेंद्र मोदी जी ने ये बात भी वहां पे की कि हाँ पीस कितना इंपॉर्टेंट है और
वॉर कैसे शटर कर सकता है, ब्रेक कर सकता है किसी भी कंट्री को। तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली ये था कि हमें वॉर को रोकना चाहिए या फिर हमें वॉर जैसी एक्टिविटीज में एंगेज नहीं होना चाहिए, इससे दोनों कंट्रीज को नुकसान होता है। फिर हमारे इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी हैं, जैसे हम लोगों ने बात की कि 2020 में हमारा जो ट्रेड है वो 3.3 बिलियन तक पहुंच गया था, है ना, 3.3 बिलियन डॉलर तक। लेकिन वॉर के टाइम पे क्या हुआ कि वो 0.7 बिलियन डॉलर ही रह गया। इतना ब्रेक, मतलब इतना डाउन आ गया था। तो हमें क्या करना है, इसको दोबारा इंप्रूव करना है, हमें रिवाइव करना है। ये अगर बात करें तो ये हमारा एक मेजर शिफ्ट है। आप देखोगे कि रशिया हमारा इतना अच्छा दोस्त रहा है, हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी भी रशिया के साथ रही है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें, जैसे नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि इंडिया नॉट न्यूट्रल ऑन साइड ऑफ पीस, कि हम लोग अब उस स्टेज पे आ गए हैं, इंडिया ने अपने आप को उस स्टेज पे एक एस्टेब्लिश कर लिया है कि वो न्यूट्रल नहीं रह सकता, वो चुप नहीं रह सकता, उसे बोलना पड़ेगा कि हां, कि पीस इंपॉर्टेंट है। हमें रशिया के साथ भी रिलेशंस बनाने हैं, हमें यूक्रेन के साथ भी। हम किसी एक कंट्री को ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि हां हमारे उस चीज रशिया के साथ अच्छे रिलेशन है तो हम यूक्रेन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड लेवल के ऊपर वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। और जब इंडिया को अगर अपने आप को और बड़ा बनाना है, अपने आप को नंबर 1 बनाना है, 2047 में हम चाहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री बन जाए, तो इस तरीके की एंगेजमेंट हमें करनी पड़ेंगी और ये स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉरेन पॉलिसी में एक शिफ्ट है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बन सकती है। ये सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि अभी आपने देखा, इस पर भी बात करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज इंडिया के लिए बन सकती हैं यूक्रेन में, वो भी देखेंगे। वैसे आप अगर जो वर्ल्ड लेवल के जो न्यूज़पेपर्स हैं वहां पे देखोगे तो इस तरीके की न्यूज आपको मिल जाएंगी, क्योंकि एवरीवन इज शॉक्ड कि हाँ नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, इवन वॉर जो एरियाज इंपैक्टेड हैं उनमें भी जाते हैं और वो पीस की बात कर रहे हैं। और ये बात भी पता है कि हमारे रशिया के साथ कितने अच्छे रिलेशंस रहे हैं, उसके बावजूद भी जो नरेंद्र मोदी जी वहां पे जाते हैं। अब हमारे लिए जैसे सिग्निफिकेंस की बात कर ली तो हम लोग उसी चीज में अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं कि इंडिया के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पहला तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग अपने डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं यूक्रेन के साथ। हम लोग उनसे जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी है या जो वेपन्स है, मिसाइल्स हैं, वो एक्सचेंज कर सकते हैं। एक और चीज आपने देखा होगा कि हमारे जो रशिया के साथ हैं जो रिलेशंस हैं, जैसे एग्जांपल मैं अगर बताऊं, जैसे हम लोग वहां से S-400 ले रहे हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम जो है हमारा वो वहां से ले रहे हैं। तो अभी तक हम डिपेंडेंट थे रशिया पे, लेकिन हमें अपनी डिपेंडेंसी को कम करना पड़ेगा, हमें अदर कंट्रीज के साथ भी एंगेज होना पड़ेगा, तो हमारा एक डिफेंस कोऑपरेशन इंप्रूव होता है। जैसे R-27 जो मिसाइल थी, ओके, फिर मोटार जो थे, या फिर यूक्रेन की जो है नेवल टेक्नोलॉजी है वो बहुत बढ़िया है, ओके, नेवल टेक्नोलॉजी बढ़िया, तो वहां से भी हम कुछ चीजें सीख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जैसे यहां पे देखा कि नेवल टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना है कहां पे, इंडियन ओशियन में, ओके, आगे आ जाते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो भी वहां पे अपने प्लांट्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप देखो कि अभी यूक्रेन वॉर इंपैक्टेड कंट्री है, वॉर जब खत्म होगा, भाई एक दिन तो खत्म होगा, तो यूक्रेन को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को दोबारा डेवलप करना, रीडेवलप करना पड़ेगा। तो जब ये रीडेवलपमेंट का जो प्रोसेस आएगा उसमें दूसरी कंट्रीज की बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ेगी, वहां पे कंपनीज जो है वो एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। तो उसमें जो इंडियन बिजनेसमैन है या फिर जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं यूक्रेन को दोबारा डेवलप करने के लिए। अगर वहां पे हम लोग इस एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं तो हमारे जो क्या है, जो यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव हो सकती है। वहां पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं, ये बात भी आपको पता है, ओके। डिजिटल कोऑपरेशन भी बढ़ सकता है कि जो यूक्रेन में जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वहां का गवर्नेंस सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो टेक्नोलॉजी हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया पे गवर्नेंस लेवल को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये अमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। आप ये पॉइंट जो है आप अपने आंसर में जब वे फॉरवर्ड लिखोगे या कंक्लूजन लिखोगे तो उनमें यूज कर सकते हो। कोई भी जब पॉइंट पढ़ो तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसको मुझे कहां पे यूज करना है, इसको आंसर की बॉडी में यूज करना है या कंक्लूजन में यूज करना है, या मैं इसको इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकता हूं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये पॉइंट्स, और आप हर पॉइंट के साथ एग्जांपल दोगे या कोई ना कोई फैक्ट बताओगे जिसको हम वैल्यू एडिशन बोलते हैं। वैल्यू एडिशन से आपका आंसर जो है वो बेटर हो जाता है। बेटर का मतलब है कि वो हर चीज आप देखोगे कि किसी दूसरे से उसकी तुलना की जाती है। तो किसी बच्चे ने अगर पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, एग्जांपल्स नहीं लिखे हैं, और अगर आपने लिखे हैं तो आपका आंसर बेटर माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन देखो
कुछ चैलेंजेस भी हैं। अभी हमने एरियाज ऑफ कोऑपरेशन पढ़ लिए, हमने सिग्निफिकेंस पढ़ लिया कि जो नरेंद्र मोदी जी का जो विजिट है वो क्यों सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए, क्या अमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी देख ली हम लोगों ने। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला चैलेंज तो यही कि ट्रेड डेफिसिट हो गया। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो ट्रेड है आफ्टर 2020 वो है कितना रह गया, $0.7 बिलियन का रह गया। तो और 2020 में क्या था कि भाई आप देखोगे कि $3.3 बिलियन था, तो अब कम हो गया। तो ये ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हो गया, हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। अब वो हुआ क्यों, आप देखोगे कि जो वॉर के कारण, रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, तो उसके कारण जो सप्लाई चेन डिसरप्शन आ गया है पूरी में। ओके, रशिया रिलेशन एक सबसे बड़ा जो फैक्टर वो रहेगा हमारे लिए कि एक बैलेंसिंग एक्ट बनाना। इंडिया को इस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है कि वो किसी की तरफ बायस ना हो और वो पीस की बात करे, वो स्टेबिलिटी की बात करे, वो ग्लोबल ऑर्डर की बात करे, जहां पे एक ग्लोबल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो सके और मतलब कोई कंट्री किसी के तरफ ऐसा कब्जा ना करे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें, और हमारे जो रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस रहे हैं पास्ट, वो भी हमें माइंड में रखने हैं। हम रशिया को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट है, क्यों, क्योंकि वो टाइम की डिमांड है। हमें वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ भी जाना पड़ेगा, हमें यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ भी एंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी। हम रशिया पे खाली डिपेंड नहीं हो सकते, लेकिन हम रशिया को छोड़ भी नहीं सकते। तो हमें ये बैलेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। पास्ट क्रिटिसिज्म, यूक्रेन ने मतलब इंडिया को क्रिटिसाइज किया है, कश्मीर के इशू पे क्रिटिसाइज किया है, या फिर जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी थी तो उस पर भी क्रिटिसाइज किया। तो ये एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में हमें हमेशा पास्ट की चीजें भी ध्यान में रखी जाती हैं कि हाँ कौन कंट्री किस तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रही है एट पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो कश्मीर वाले इशू पे यूक्रेन ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया हुआ है। वे फॉरवर्ड की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा, आप अमर्जिंग जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी लिख सकते हो। आप ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल करोगे कि डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग, इंडिया को क्या करना पड़ेगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक बैलेंस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। वो बायस नहीं हो सकते, वो किसी एक कंट्री की तरफ नहीं जा सकते। पीस मीडिएशन, इंडिया को इस तरीके से रोल प्ले करना पड़ेगा ताकि ये वॉर रुक सके और क्या है कि डेवलपमेंट का काम वहां पे दोबारा स्टार्ट हो सके और पीस में हेल्प की, पीस एस्टेब्लिश की जा सके। और न्यू नॉन अलाइनमेंट था ना कि भाई जब हमारा क्या था, नाम बनाया था हमने, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया था कि ना तो हम रशिया की तरफ है ना हम यूएसए की तरफ है। ओके, इस तरीके का एक फिर से न्यू नॉन अलाइनमेंट इंडिया को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ताकि ये जो वॉर है वो रुक सके या फिर इसमें इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके ताकि शांति एस्टेब्लिश की जा सके। ओके, ये हम लोगों ने देख लिया। अब मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि क्या सिग्निफिकेंस है जो अभी पीएम का जो ऑनगोइंग विजिट है यूक्रेन के लिए, तो वो इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंट है, किस तरीके से वो सिग्निफिकेंस है, वो आपको 5 नंबर के आंसर में पॉइंट फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। आप एक लाइन में इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, 1 से 2 लाइन में इंट्रोडक्शन लिख दोगे, फिर आप क्या करोगे, पॉइंट बना के लिखोगे। ओके, पॉइंट बना के लिखोगे तो, और हर पॉइंट के साथ में आपको एग्जाम्पल लिखना है। आपको ट्राई करना, अगर आप 5 पॉइंट देते हो तो कम से कम 4 में आप एग्जाम्पल दो या फिर वैल्यू एडिशन की बात करो। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया था जो अभी प्राइम मिनिस्टर जी का विजिट है। नाउ हम बात कर लेते हैं, अभी हमारा मंथन प्रोग्राम, पहला मंथन प्रोग्राम जो चला था वो फुल हो चुका था। ओके, दूसरा बैच आ रहा है, जो पहले जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप लाइब्रेरी में आके, ये हमारी लाइब्रेरी है। ओके, इस तरीके से टेस्ट सीरीज वगैरह जो कंडक्ट कराए जाते हैं, सारा प्रीलिम्स, पूरा मेंस, डेली टेस्ट, मेंस के मिनी टेस्ट, मेंटोरशिप, ये सारी चीजें हम लोग मंथन प्रोग्राम में कवर करते हैं। 1 तारीख से हमारा ये फिर से स्टार्ट हो रहा है और जो पहला जो सब्जेक्ट होगा वो इंडियन पॉलिटी अब स्टार्ट होगा। ओके, तो आपको इंडियन पॉलिटी के डेली आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, आपका डेली टेस्ट होगा, लाइब्रेरी में ही टेस्ट होगा। आप इस प्रोग्राम को जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। नई वैकेंसी की भी बात चल रही है, लेट्स सी। देखो, हमें बिल्कुल नहीं पता है कि अभी की वैकेंसी कब आएगी, बट हमारा काम सिंपल क्या है कि हमें मेहनत करते रहना पड़ेगा, हमें पढ़ते रहना पड़ेगा। पेपर आप लोगों ने इस बार के देखे ही होंगे। अगर वैकेंसी आ गई तो आप सीधा प्रीलिम्स पे लगोगे, नहीं आई है तो तब तक कम से कम मेंस और प्रीलिम्स में दोनों में एक बैलेंस बना के, जैसे इंडिया बैलेंस बना रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, आपको ये चीज ध्यान रखते हुए प्रीलिम्स और मेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।